I repeat, what is money? Money act as an intermediate in the exchange process and it is called the medium of exchange. In many of our day-to-day transactions, goods are being bought and sold with the use of money. The reason as to why the transactions are made in money is that a person holding money can easily exchange it for any economy, any commodity or services that he or she wants. बेसिकली इसको हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज इसलिए भी कहते हैं, इसको हम इजीली हैंडल कर सकते हैं, इजीली एक्सचेंज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है, मनी को गवर्नमेंट जो होती है वो इशू करती है और इसको इशू करती है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट जो है। आफ्टर दैट इसमें टॉपिक आता है डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स। It means when in the exchange both parties agree to sell and buy each other commodity, it is called the double coincidence of wants. In the barter system, double coincidence of wants is an essential feature. आई रिपीट, डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वंड्स का मतलब हो गया कि आप ऐसी कोई भी चीज एक्सचेंज कर रहे हैं जिसमें आपने मनी का यूज नहीं किया। जैसे कि आपकी बुक के अंदर एग्जांपल दिया हुआ है कि शू मेकर को वीट की नीड थी और वीट सेलर को शू की नीड थी, तो दोनों ने आपस में गुड्स को एक्सचेंज कर लिया विदाउट यूज द मनी। तो इट इज द एसेंशियल फीचर ऑफ द बार्टर सिस्टम। इट मीन्स व्हेन यू आर एक्सचेंज अ गुड विदाउट यूज द मनी, दिस इज कॉल्ड द double coincidence of wants. After that, demand deposit. Demand deposit in the bank account that can be withdrawn on demand. People need only some currency for their day-to-day needs. For the essential workers who receive their salaries at the end of the each month have some extra cash. They deposit it with the bank by opening a bank account on their name. Bank accept the deposit and also pay an interest rate on the deposits. It means DD यानी कि डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट से पहले आपको फॉर्म ऑफ मनी भी था, जिसके अंदर पहले अगर आप देखें तो फॉर्म ऑफ मनी जो थी गोल्ड, सिल्वर और आपका कॉपर, इन तरीके के कॉइन्स चला करते थे। उससे पहले एनिमल स्किन को भी यूज किया जाता था एज अ करेंसी के तौर पर। आफ्टर दैट जैसे जैसे टाइम पीरियड चेंज होता चला गया, नाउ मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी जो है वो आपकी दो तरीके की रह गई है, एक कॉइन्स में और एक पेपर नोट। तो डबल आपका डिमांड डिपॉजिट इन बैंक जो मैं आपको पढ़ा रहा था, तो इसमें बैंक में जाकर हम दो तरीके के अकाउंट ओपन कराते हैं, आपका सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट। देखिए, हम अपने अकाउंट के अंदर जितना भी पैसा जमा करते हैं वो हमारा डिपॉजिट होता है, और उसी डिपॉजिट में से जब हम अपने डिमांड के अकॉर्डिंग जितने पैसे की हमें रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लेते हैं या निकालते हैं बैंक से, तो उसको हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। और बैंक हमारे डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट रेट हमारे को प्रोवाइड कराता है। इसके बाद हमारा आता है चेक। चेक क्या है? चेक is a paper instruction to the bank to pay a specific amount from a person accounts to the person in whose name to check is drawn। यानी कि चेक एक वो पेपर इंस्ट्रक्शन है बैंक के लिए कि जिसका भी नाम चेक के ऊपर लिखा है बैंक उसको अमाउंट देगा। कैसे? देखिए, चेक के कॉर्नर पे अगर हम दो लाइनें डाल देते हैं और उसमें अकाउंट पे लिख देते हैं तो आपको पैसा डायरेक्ट बैंक से ना मिलकर बैंक वो पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। सेल्फ लिखा है या डायरेक्ट नाम लिखा है तो आप जिसने भी लिखा है उसके बैंक में जाएंगे, चेक सबमिट कराएंगे और उसके बदले में जो भी उस पर अमाउंट लिखा होगा वो आपको पे कर दिया जाएगा। आफ्टर दैट इसके अंदर बेटा कोलेटरल। कोलेटरल क्या है? कोलेटरल आर दोज असेट्स वी हैव सबमिट द बैंक अगेंस्ट द लोन। यानी कि बैंक में जब हम लोन के अगेंस्ट में जो भी एसेट सबमिट करते हैं उसको हम कोलेटरल कहते हैं। आरबीआई के बारे में भी आपको जानना बहुत जरूरी है। It is the Central Bank of India which control the monetary policy of the country. Reserve Bank of India supervise the activities of formal sector to keep the track of their activities.
but there is no supervise the functioning of formal sectors. Periodically, bank have to submit information to the RBI on how much they are leading and to whom it was interest rate, etc. What was the interest rate? तो इस तरीके से बैंक जो है सभी बैंक्स के ऊपर निगरानी रखती है कि कौन सा बैंक किस तरीके से काम कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं खाली रिचेस्ट बिजनेसमैन को लोन दे रहा है, पुअर बिजनेसमैन को लोन दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये भी देखती है। बैंक्स के पास सफिशिएंट अमाउंट है या नहीं है, बैंक के पेपर्स पूरे हैं या नहीं है, कहीं इंटरेस्ट रेट ज्यादा तो नहीं ले रहा। तो इस तरीके से आरबीआई जो है फॉर्मल सेक्टर को मॉनिटर करती है। What is the meaning of credit? So credit, the activity of borrowing and lending money between two parties. That's called the credit, यानी कि loan. It means इसमें collateral मैंने आपको बताया, जैसे collateral is an assets that the borrower own, such as land, building, vehicle, livestock, deposits with banks, and uses this as guarantee to a lender until the loan is repaid. Properties such as land, titles, deposit with the banks, livestock are some common examples of collateral used for borrowing. यानी कि जब भी आप लोन लेते हैं उस लोन के बदले में आपको बैंक को कुछ ना कुछ गारंटी प्रोवाइड करानी होती है, जिससे कि बैंक आपको उस गारंटी के अकॉर्डिंग लोन प्रोवाइड करा सके। क्लियर बेटा? इसके बाद आपका आता है टर्म ऑफ क्रेडिट। टर्म ऑफ क्रेडिट के अंदर क्या है? इंटरेस्ट रेट, एक मिनट, इंटरेस्ट रेट, ओके हम लोग बात कर रहे थे टर्म ऑफ क्रेडिट। देखिए टर्म ऑफ क्रेडिट के अंदर बेसिकली आपकी चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आती हैं। नंबर 1 इंटरेस्ट रेट, नंबर 2 कोलेटरल, नंबर 3 डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड नंबर 4 मोड ऑफ पेमेंट। इंटरेस्ट रेट इट मीन्स जो आपको बैंक इंटरेस्ट रेट बता रहा है कि आपको बैंक को वापस करना है पैसा 8% पे 10% पे, आपको उसके लिए एग्री होना है। नंबर 2 कोलेटरल, आप जो लोन के बदले में या जो क्रेडिट के बदले में आप बैंक के पास अपने सबमिट कराएंगे। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, इसमें जो भी बैंक आपसे डॉक्यूमेंट मांगता है, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, आपकी सैलरी स्लिप हो, अदर डॉक्यूमेंट जो भी हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको बैंक को सबमिट करने होते हैं। इसके बाद मोड ऑफ रीपेमेंट, ठीक है, आप किस तरीके से उसको वापस करोगे लोन को, ईयरली वापस करोगे, हाफ ईयरली वापस करोगे या 3 मंथ्स में वापस करोगे एक बार, या मंथली वापस करेंगे। तो व्हाट इज कॉल्ड टर्म ऑफ क्रेडिट? द टर्म ऑफ क्रेडिट वेरी substantially from one credit arrangement to another. They may vary depending on the nature of the lender and the borrower. तो ये हो गया हमारा टर्म ऑफ क्रेडिट। इसमें आपको मेनली 4 चीजें याद रखनी है। नंबर 1 इंटरेस्ट रेट, नंबर 2 कोलेटरल, नंबर 3 डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड एंड नंबर 4 मोड ऑफ रीपेमेंट। नेक्स्ट आपका आता है फॉर्मल सेक्टर्स। देखिए फॉर्मल सेक्टर्स की तो सीधा सा है, दोज सेक्टर्स फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाय द गवर्नमेंट and RBI supervise the functioning of the formal sector of loans. अब फॉर्मल सेक्टर में क्या क्या आता है? इंक्लूडिंग बैंक एंड कोऑपरेटिव्स, RBI supervise the function of formal sources of loans to see that the bank of maintenance a minimum cash balance and monitor these banks have gave loan not just for the profit making business and trade but also to small cultivators, small scale industries, to small borrowers, and periodically bank have to submit information to RBI for their activities. हर बैंक को अपने पास नियर अबाउट 15% अमाउंट टोटल डिपॉजिट का रखना होता है,
जिससे कि उसके जो डिपॉजिटर्स हैं वो उनकी डिमांड को पूरा कर सके। नेक्स्ट आपका आता है इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं आपके इंक्लूडिंग मनी लेंडर्स, traders, employers, relatives and friends. There is no one to supervise their credit activities. They can changes whatever rate of interest. There is no one to stop them from using the unfair means to get their money back. देखिए अब इसके अंदर डिफरेंस भी आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर। तो आपको मैं कुछ डिफरेंसेस बता रहा हूँ 6 से 7, उसको आप बड़े ध्यान से सुनिए, अगर आता है तो पेपर में लिखिए। फॉर्मल सेक्टर के अंदर सबसे पहले आप लिखेंगे इंक्लूडिंग बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स। इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर आप लिखेंगे इंक्लूडिंग मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स। नेक्स्ट में आप लिखेंगे फॉर्मल में आरबीआई मॉनिटरिंग द फॉर्मल सेक्टर्स। इनफॉर्मल में लिखेंगे देयर आर नो मॉनिटर। फॉर्मल सेक्टर में लिखेंगे इंटरेस्ट रेट विल बी अकॉर्डिंग टू द आरबीआई, अकॉर्डिंग टू द बैंक। और इनफॉर्मल में लिखेंगे देयर इज नो फिक्स इंटरेस्ट रेट। फॉर्मल सेक्टर में आप लिखेंगे दे हैव टेक मोर टाइम टू प्रोवाइड द लोन। इनफॉर्मल सेक्टर में लिखेंगे दे आर टेक लेस टाइम टू प्रोवाइड द लोन। फॉर्मल में लिखेंगे व्हेन यू आर नॉट गिव द फर्स्ट लोन यू कैन नॉट गेटिंग द सेकेंड लोन। इनफॉर्मल में लिखेंगे व्हेन यू आर नॉट पे द फर्स्ट लोन यू आर गेटिंग द सेकेंड लोन। फॉर्मल सेक्टर के अंदर और इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर ये सारी चीजें आप इसमें ऐड करेंगे बेटा, ठीक है ना। हाँ, एक चीज और जरूरी है इसके अंदर, फॉर्मल सेक्टर के अंदर आपको कोलेटरल कंपल्सरी है, विदाउट कोलेटरल आपको लोन नहीं मिलेगा, बट इनफॉर्मल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दे आर द सम 7 डिफरेंसेस, यू कैन इजिली डू द आंसर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर। अब इसी डिफरेंस की वजह से ही आपके 3 क्वेश्चन इसके अंदर रेडी हो जाते हैं। अलग अलग आपसे पूछ ले फॉर्मल सेक्टर क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर क्या है, या व्हाई द पुअर पीपल टेकिंग द लोन फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर। तो इसमें स्टार्टिंग की लाइन आप हटा देंगे इंक्लूडिंग मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स, ठीक है। तो इसकी जगह आप लिख देंगे कि गांव में हर जगह बैंक्स अवेलेबल नहीं है, पीपल्स एजुकेटेड नहीं है, तो उनको ज्यादा पेपर वर्क वो नहीं कर सकते, इसलिए वो बहुत इजीली इनफॉर्मल सेक्टर से लोन उनको मिल जाता है और उनको किसी भी तरीके का कागजी वर्क नहीं करना पड़ता है और वो हर इंटरेस्ट रेट पर लोन को लेने के लिए रेडी होते हैं क्योंकि इंस्टेंट उनको लोन प्रोवाइड हो जाता है। अब हमारा आता है एसएचजी। अब देखिए एसएचजी के अंदर क्या है, एसएचजी बेसिकली एक ग्रुप होता है 15 से 20 मेंबर का, इसका सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं। A typical SHG has been 15 to 20 members, usually belong to a neighborhood, who meet and save regularly, saving per month varies from 25 to 100 rupees or more depending upon the ability of the people। यानी कि इसके जो 15 से 20 मेंबर्स होते हैं वो डेली अपनी एबिलिटी के अनुसार 25 से 100 रुपए डेली इसके अंदर जमा करते हैं। तो मेंबर्स टेक द स्मॉल लोन फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ टू मीट देयर नीड्स। अगर उसके किसी मेंबर को छोटे लोन की जरूरत है तो वो उस एसएचजी ग्रुप से लोन ले सकता है, और साथ ही साथ जब अगर उनमें से कोई भी मेंबर उस लोन को रीपे नहीं कर पाता है तो सभी मेंबर मिलकर उसका जो बचा हुआ लोन होता है उसको रीपे कर देते हैं। इसके बाद आपका आता है कि जो एसएचजी ग्रुप होता है बेसिकली वो वुमेन्स की हेल्प के लिए बना होता है, और एसएचजी ग्रुप के लिए एक कंडीशन ये भी होती है, अगर 2 साल तक एसएचजी ग्रुप अपना एक अमाउंट स्पेसिफिक अमाउंट बना के चलता है तो बैंक्स उसको विदाउट एनी कोलेटरल चीपेस्ट इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड करा सकते हैं। एसएचजी ग्रुप गांव के जो गरीब लोग होते हैं उनको घर बनाने में भी मदद करता है, छोटा मोटा व्यवसाय बिजनेस चालू करने में मदद करता है, जैसे सिलाई मशीन दे दी, उनको कुछ पैसे दे दिए तो कुछ उन्होंने प्रोडक्ट खरीद कर उसको सेल करनी शुरू कर दी। जो गरीब लोग होते हैं उनको जो कच्चे घर होते हैं उनको बनाने में मदद करता है, जैसे बांस दिलाने में, घास फूस दिलाने में। तो इस तरीके से ये टाइम टू टाइम इन लोगों की मीटिंग भी लेते हैं, हेल्थ हाइजीन्स फैमिली प्रॉब्लम्स उन सबको सॉल्यूशन के लिए टाइम टू टाइम मीटिंग भी लेते हैं, जिससे कि लोगों के जो फैमिली क्लैशेस हैं, जो हाइजीन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वुमेन्स को चाइल्ड एजुकेशन के लिए, गर्ल्स एजुकेशन के लिए, ये लोगों को प्रमोट करते हैं और लोगों को बताते हैं कि आपको ये सारे वर्क करने चाहिए। तो इस तरीके से बेटा आपका ये जो चैप्टर है यहाँ पर आकर हो जाता है खत्म।
अब इसके अंदर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं।